हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज अपने अगले क्लास चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। और यह जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या, पृथ्वी कैसे दिखती है अंदर से, ठीक है। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जाता है इसके आंतरिक संरचना की दृष्टि से, तो हम ये सब देखेंगे। देखो, हमको तो आसमान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं हमको पता है अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के बाद अपना और भी कई सारे ग्रह हैं, तारे हैं, सूर्य हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के बाहर तो हम जा सकते हैं, इतना जटिल नहीं है, ठीक है, इतना जटिल नहीं है, इतना ठोस नहीं है। किंतु पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमको बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही कम जानकारी है। जो भी जानकारियां हैं हमारे पास अप्रत्यक्ष रूप से हैं। केवल अभी तक हम पृथ्वी के नीचे 12 किलोमीटर तक खोद पाए हैं, वो भी दक्षिण अफ्रीका की खान में, ठीक है। तो पृथ्वी के जो आंतरिक सतह के बारे में है वो हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक। तो हम आज देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ठीक है ना। आओ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर कैसी है। तो ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये मान लो हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर हम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला क्या है, भूपर्पटी। दूसरा कौन सा भाग है, मेंटल। तीसरा कौन सा भाग है, कोर, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं, इसको कोर ही बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को हम कितने भागों में बांटते हैं, पृथ्वी को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। देखो, भूपर्पट्टी का विस्तार जो है कितना है, यह महाद्वीपों पर 35 किमी है और महासागरों पर 5 किमी है, ठीक। कैसे, देखो, मान लो ये पूरी अपनी भूपर्पट्टी है। भूपर्पट्टी क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, ठीक है, जिस पे हम लोग खड़े हैं, हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, हम सभी लोग खड़े हैं, ठीक है, वो भूपर्पट्टी है। उसी को हम भूपर्पट्टी कहते हैं। तो भूपर्पट्टी जो है, अब इसी पे समुद्र भी आ जाएगा, जितने महासागर हैं भूपर्पट्टी पे ही है ना, और जहाँ हम लोग खड़े हैं वो भी भूपर्पट्टी का हिस्सा है। इसलिए जो स्थल खंड है उसको हम महाद्वीप बोलते हैं और जो जलाशय हैं उसको हम महासागर बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्थल खंड है, महाद्वीप है, वहाँ पर भूपर्पट्टी की जो है ऊंचाई ज़्यादा है, वहाँ पर 35 किलोमीटर तक है। मतलब अगर हम अपने स्थल से 35 किलोमीटर तक नीचे जाएं, ये औसत ऊंचाई ली जाती है। हो सकता है कहीं पर इसका और भी ज़्यादा हो जाए, कहीं पर कम रहे, ठीक है। तो 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ये औसत ऊंचाई ली जाती है। मान लो कहीं पर हो सकता है 7 किलोमीटर हो, कहीं पर 2 ही किलोमीटर हो, कहीं पर 1 ही किलोमीटर हो, तो औसत ऊंचाई ली जाती है हमेशा। तो जो है महाद्वीपों की औसत ऊंचाई जो है 35 किलोमीटर तक है, यानी कि महाद्वीप पे हम 35 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे, उसके बाद हमको मेंटल प्राप्त होगा, मेंटल मिलेगा। जबकि महासागरों पे हम केवल 5 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे, हमको मेंटल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर महासागरों में 5 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, और महाद्वीपों में 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाता है।
ठीक है। इसके बाद 2900 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक कोर की संरचना पाई जाती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो सतह होती है उसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं, ठीक है। और यह जो सतह है इसमें कौन सी प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? सिलिका प्लस एल्युमिनियम, ठीक है। भूपर्पट्टी पे क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम। और मेंटल में क्या पाया जाता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। कोर में क्या पाया जाता है? निकिल कोबाल्ट, ठीक है। देखो निकिल और कोबाल्ट क्या होते हैं? ये सब बहुत भारी धातुएं हैं, इसी कारण यहाँ पर ना तापमान और दबाव काफ़ी उच्च मात्रा में होती है, उच्च होती है, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। क्रस्ट को हम हिंदी में भूपर्पट्टी कहते हैं, मेंटल को मेंटल बोलते हैं, कोर को कोर ही बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि क्रस्ट क्या है या भूपर्पट्टी क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिस पे मौजूद हैं, उसी को हम भूपर्पट्टी कहते हैं। इसका निर्माण सिलिका प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बना है, ठीक है। और इसका विस्तार जो है यह महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर तक और महासागरों में 5 किलोमीटर तक है। इसके बाद हमारा मेंटल शुरू होता है, ठीक है। मेंटल क्या है? मेंटल जो है 2900 किलोमीटर तक है। यह जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो मेंटल हमारा किसका बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। उसके बाद 2900 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक हमारा क्या है? हमारा कोर का विस्तार है। और कोर हमारा किसका बना है? निकिल और कोबाल्ट, निकिल और कोबाल्ट जैसी धातुओं से मिलकर बना है। मतलब इन्हीं दोनों से नहीं मिलकर बना है या इन्हीं दोनों से नहीं मतलब ये दोनों प्रमुख मात्रा में यहाँ पर पाई जाती हैं, ये दोनों प्रमुख मात्रा में यहाँ पर पाई जाती हैं, जबकि ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं, ठीक है। और इसी प्रकार निकिल और कोबाल्ट यहाँ पर प्रमुख मात्रा में पाई जाती हैं। ये सब भारी धातुएं होती हैं, और भी कई सारी धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन ये प्रमुख धातुएं हैं, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर तापमान और दबाव काफ़ी उच्च रहता है, ठीक है। देखो अगर हम पृथ्वी के संपूर्ण आयतन की बात करें, अगर पृथ्वी की हम संपूर्ण आयतन की बात करें तो भूपर्पट्टी केवल 1% है, ठीक है। मान लो ये जैसे पूरी पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी का जो है अगर भूपर्पट्टी भर देखा जाए तो केवल 1% है। लेकिन हम इसको देखते हैं कि हमको लगता है कि बहुत है, क्योंकि हर जगह ऊपर जहाँ जहाँ देखेंगे पूरी पृथ्वी भूपर्पट्टी ही नजर आएगी। लेकिन इसका विस्तार देखो बहुत ही कम है, 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर महासागरों पे 35 किलोमीटर। तो ये पूरी पृथ्वी का मात्र 1% है, पूरी पृथ्वी के आयतन का मात्र 1% है। और मेंटल क्या है? हमारी पूरी पृथ्वी का मतलब 84% है, ठीक है। उसके बाद कोर कितना है? 15% है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? हमारी मान लो ये जैसे पूरी पृथ्वी है, ठीक है। पूरी पृथ्वी पे भूपर्पट्टी या क्रस्ट का विस्तार कितना है? केवल 1%। उसके बाद मेंटल का विस्तार कितना है? 84%, ठीक है। और कोर का विस्तार कितना है? 15%। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किसका विस्तार है, मेंटल का, क्रस्ट का या कोर का, तो हम क्या कहेंगे? मेंटल का, ठीक है। पृथ्वी पर अगर सबसे कम किसका विस्तार है तो सबसे कम क्रस्ट का विस्तार है। ये पेपर में डायरेक्ट सीधे सीधे पूछता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। अब आओ हम आगे देखते हैं।
आओ हम देखते हैं खनिज और सेलों के बारे में। खनिज एवं सेल, ठीक है। देखो खनिज क्या है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है। खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनका अपना एक निश्चित भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म होता है, ठीक। ठीक है, तो खनिज क्या है। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसका एक निश्चित भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होता है। जैसे कि मान लो लोहा है, ठीक है। लोहा है तो लोहा क्या है, इसका भौतिक गुण क्या है, यह बहुत ही कठोर होता है, कठोरता इसकी भौतिक गुण है। और यह जो है चुंबक की तरह व्यवहार करता है, चिपकता है किसी चुंबक पे, चुंबकत्व है। तो ये कौन सी हो गई, इसकी रासायनिक गुण, ठीक है। तो लोहा क्या है, इसका एक निश्चित भौतिक और निश्चित रासायनिक गुणधर्म है, ठीक है। तो खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसका एक निश्चित भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होता है, खनिज कहलाता है, ठीक है। आप लोग को खनिज के बारे में समझ में आया ना। अब कोई भी पदार्थ अगर ऐसा है जिसका एक निश्चित भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, वह खनिज कहलाता है, ठीक। अब सेल क्या है। सेल को आप देखो, अब सेल आप देखो कि सेल क्या है। देखो ऐसे प्राकृतिक पिंड, ऐसे प्राकृतिक पिंड जो मिलकर भूपरपट्टी का निर्माण करती हैं, सेल कहलाता है, ठीक है। ऐसे प्राकृतिक पिंड जो मिलकर भूपरपट्टी का निर्माण करते हैं वो सेल कहलाते हैं, ठीक। अब देखो खनिज क्या थे, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म होता था, वो सेल कहलाते थे। अब यही जो ये वही खनिज कहलाते थे। अब यही खनिज जो है कई सारे खनिज मिल करके, ठीक है, भूपरपट्टी का निर्माण करेंगे। कई सारे खनिज मिलकर भूपरपट्टी का निर्माण करेंगे, इसलिए इन्हीं सब जब कई सारे खनिज मिल करके ही सेलों का निर्माण करते हैं। आई बात ना समझ में, बहुत आसान है, ठीक है। जब खनिज क्या थे, अलग अलग थे, तो ये प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे थे खनिज थे। जब यही खनिज कई सारे मिल करके भूपरपट्टी का निर्माण करेंगे, जब भूपरपट्टी का निर्माण करेंगे उसी को हम सेल बोलेंगे, ठीक। आओ अब हम देखते हैं सेलों के प्रकार। अब हम देखते हैं सेलों के प्रकार। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कौन बताएगा। पहला आग्नेय सेल, दूसरा कौन सा है, अवसादी सेल, तीसरा कौन सा है, रूपांतरित सेल, ठीक है। तो जो अवसादी जो सेल है वह लैटिन भाषा के इग्निस से मिलकर बना है, ठीक है। यह लैटिन भाषा के इग्निस शब्द का
भाग है। इग्निस का मतलब क्या होता है? अग्नि। ठीक है, तो औषधि दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा औषधि सेल। औषधि सेल भी लैटिन भाषा के जो है सेडिमेंट्री से मिलकर बना है। सेडिमेंट्री का अर्थ क्या होता है? स्थिर। ठीक है, और रूपांतरित जो है, रूपांतरित यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फिक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है रूपांतरित। ठीक है, तो देखो ये ना सीधे सीधे पेपर पूछता है कि आग्नेय जो सेल है वो कौन से, मतलब आग्नेय जो है कौन से भाषा का शब्द है? वो लैटिन भाषा के इग्निस, ठीक है, इग्निस से मिलकर बना है। इग्निस का अर्थ क्या होता है? अग्नि। ठीक है, इसी प्रकार औषधि जो है, औषधि सेल जो है लैटिन भाषा के सेडिमेंट्री शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। और रूपांतरित जो सेल है, रूपांतरित जो सेल है इसका ये जो है ग्रीक, देखो औषधि और अग्नि तो लैटिन भाषा के शब्द हैं, लेकिन रूपांतरित जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं, इसका मतलब होता है रूपांतरित। ठीक है, तो ये सब ना आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पेपर में सीधा सीधा आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो अब आओ हम एक एक करके सेलों के बारे में देखते हैं। एक एक करके हम लोग सेलों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम आग्नेय सेल के बारे में देखते हैं कि आग्नेय सेल है क्या। ठीक है, तो देखो जब हमारा ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो मैग्मा पृथ्वी पर जो है आती है, आकर ठंडी हो जाती है, उसी से जो है आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। आग्नेय सेल, ठीक। देखो अब इसमें समझो कि क्या है। देखो जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी पृथ्वी के बाहर निकली, ये मान लो ज्वालामुखी नल क्या है, और ये धीरे धीरे निकल रही है बाहर, ठीक है, और यहाँ से ये निकलना शुरू हो गई, उद्गार शुरू हो गया। तो देख रहे हो ना, तो जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलती है बाहर, ठीक, पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी बाहर निकलती है, ये मान लो पूरा ज्वालामुखी का क्षेत्र है, ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है, तो जब पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा बहुत ही तप्त पदार्थ है, ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला पदार्थ है, इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो जब ये ज़मीन के अंदर से निकलती है और ज़मीन के बाहर पहुंचती है, तो यह धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। जब ठंडी हो जाती है तो क्या हो जाती है? ठोस हो जाती है। पृथ्वी के ऊपर पहुंच के ठंडी होकर क्या हो जाती है? ठोस हो जाती है। और ठोस होकर फिर ऐसे मैग्मा निकल रहा है, धीरे धीरे ऐसे निकलता है परत के मतलब ऐसे ऊपर धीरे धीरे गिरता जाता है, और कालांतर में ये तो ठंडा होकर के चट्टानों का निर्माण कर लेता है, सेलों का निर्माण कर लेता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल, ठीक है। आग्नेय मतलब अग्नि से बना हुआ, तो मैग्मा से बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल। इतनी बात आप लोग को समझ में आई? आग्नेय सेल क्या है, ठीक है। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है? देखो आग्नेय सेल क्या है, अगर कोई आपसे पूछे आप क्या बताओगे? वह सेल जिसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से आने वाले मैग्मा के कारण होता है,
उसी को हम आग्नेय शैल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आग्नेय शैल भी दो प्रकार के होते हैं, एक बहिर्भेदी, दूसरा अंतःभेदी। अंतर्भेदी, ठीक है। तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल क्या है? जब मैग्मा पृथ्वी की सतह को, मतलब पृथ्वी की भूपरपट्टी को पृथ्वी की भूपरपट्टी को तोड़कर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और ठंडा होकर के जो है शैलों का निर्माण करता है, उसको हम बहिर्भेदी कहते हैं। मतलब भूपरपट्टी के बाहर आ गया, लेकिन जब ज्वालामुखी पृथ्वी की भूपरपट्टी को नहीं तोड़ पाता और पृथ्वी के भीतर ही जो है यह ठंडा होने लगता है और पृथ्वी के भीतर ही ठंडा होकर शैलों का निर्माण करता है, तो उसको हम अंतःभेदी कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? अंतर्भेदी और बहिर्भेदी क्या है? अंतर्भेदी चट्टानी शैलें, अंतर्भेदी आग्नेय शैलें वो शैलें हैं जब मैग्मा भूपरपट्टी को तोड़कर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पे आकर के ठंडा होकर के शैलों का निर्माण करता है, उसको आग्नेय शैल मतलब बहिर्भेदी बोलते हैं। और जब ये अंदर ही रह जाता है, पृथ्वी के भूक्रस्ट को नहीं तोड़ पाता, तो उसको हम अंतर्भेदी कहते हैं। देखो अंतर्भेदी क्या है? ये ग्रेनाइट प्रकार की शैली होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ये ठंडी होने लगी, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत ही उच्च ताप और दाब है यहाँ पर, और बहुत ही उच्च और ताप और दाब के कारण, मान और दबाव के कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो मैग्मा होंगी, पृथ्वी के अंतर्भाग में जो मैग्मा ठंडी हो रही होगी, यह बहुत ही स्लो ठंडी होगी। यहाँ पर मैग्मा बहुत ही धीरे धीरे ठंडी होगी। ठीक है, जब यहाँ पर मैग्मा बहुत धीरे धीरे ठंडी होगी तो क्या होगा? इसके क्रिस्टल जो होंगे काफ़ी बड़े बड़े होंगे, मतलब पत्थर, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े होंगे। ठीक, लेकिन जब ये यहाँ पर पृथ्वी की सतह को तोड़कर ऊपर आ जाती है, तो पृथ्वी की सतह का तापमान कम होता है आंतरिक भाग की अपेक्षा। ठीक है, आंतरिक भाग की अपेक्षा सतह का तापमान कम होता है, दबाव भी कम होता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर जो है बहुत छोटी छोटी प्रकार के इसके रवे होंगे या क्रिस्टल होंगे। ठीक है, तो ये बेसाल्ट प्रकार की होती हैं। ठीक, तो बहिर्भेदी चट्टानें कौन सी होती हैं? वो बेसाल्ट प्रकार की होती हैं। अंतर्भेदी चट्टानें कौन सी होती हैं? वो ग्रेनाइट प्रकार की होती हैं। बहिर्भेदी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जब पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला मैग्मा भूपरपट्टी को तोड़कर पृथ्वी के ऊपर ठंडा होता है, उसको हम बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं, जैसे बेसाल्ट। और अंतर्भेदी चट्टान जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा हो जाता है, उसको हम अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आओ हम अपनी दूसरी चट्टानों की ओर चलते हैं, अवसादी चट्टान। अब दूसरा है हमारा अवसादी चट्टान। अवसादी शैल। देखो अब दूसरा कौन सा है हमारा? अवसादी शैल। देखो अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है? मान लो ये हमारी आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, जब आग्नेय चट्टानों में टूट फूट होती है, ठीक है, ये टूट फूट कर छोटे छोटे पिंडों में बिखर जाते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट कर बट जाते हैं, तो फिर क्या होता है? पवनें, नदियाँ, हिम नदियाँ इसको अपने साथ प्रवाहित करके ले जाती हैं और एक स्थान पर इसको इकट्ठा करने लगती हैं। ठीक है, धीरे 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 एक स्थान पर इसको इकट्ठा करने लगती हैं
और लाखों करोड़ों वर्षों में या कई सालों में, ठीक है, इस पे परत दर परत इकट्ठा करते करते इस पे दबाव काफ़ी बढ़ने लगता है और वहीं अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों के बारे में यही है कि जब अवसादी चट्टानें क्या है, ये आग्नेय चट्टानों से मिल बनती हैं। आग्नेय चट्टानें जैसे ऐसी चट्टानों जब टूट फूट कर पौने नदियों और हिम नदियों द्वारा एक स्थान पे एकत्रित करके परत दर परत, कई वर्षों में परत दर परत इसको इकट्ठा किया जाता है, फिर ये ठोस होकर के अवसाद का निर्माण करती हैं, उसी को अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, देखो ये मान लो आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, तापमान, दबाव या अन्य किसी कारणों की वजह से मान लो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। ठीक है, अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को पवन, नदियाँ, हिम नदियाँ जो हैं अपने साथ बहा ले जाती हैं। नदियाँ पवनें अपने साथ उड़ा ले जाती हैं, हिम नदियाँ भी अपने साथ बहा ले आती हैं और इसको एक स्थान पे छोड़ देती हैं। ठीक है, इसको एक स्थान पे छोड़ देती हैं। यही प्रक्रिया कई वर्षों, लाखों वर्षों या हजारों वर्षों तक चलती रहती है। ठीक है, यही प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रहती है और धीरे धीरे परत दर परत इसका ऐसे जमाव होता रहता है और यह एक चट्टान का रूप ले लेती है। ठीक है, यह एक शैल का रूप ले लेती है जिसको हम अवसादी शैल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को हम अवसादी शैल बोलते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, जो बलुआ पत्थर होता है हमारा, वो अवसादी शैलों का ही उदाहरण है। ठीक है, और रेत भी हमारा जो है अवसादी शैलों का ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखो इन अवसादी शैलों में ना जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। इन अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर एक परत का निर्माण हुआ। ठीक है, एक परत के बाद यहाँ पर कोई जीवाश्म क्या है, यह अवशेष होता है किसी भी मरे हुए जीव जंतु के। ठीक है, किसी भी मरे हुए जीव जंतु के अवशेष को जीवाश्म बोलते हैं। जैसे कोई भी मान लो एक हाथी है, मर गई, उसका हड्डी बचा हुआ है। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष या हजारों वर्ष बाद या 100-200 वर्ष बाद उस हाथी का हमको हड्डी मिलेगा तो हम बोलेंगे कि जीवाश्म, हाथी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अवशेषों को हम जीवाश्म बोलते हैं। तो एक परत का जब निर्माण हुआ तो यहाँ पर कोई जीव जंतु मर गया, उसी में तब से दूसरे परत का निर्माण हो गया, तो वो जीव वहीं पर दब गया। तो इस प्रकार के अवसादी शैलों को खनने पर या खोदने पर हमको जीवाश्मों की प्राप्ति होती है। जबकि आग्नेय शैलों से हमको क्या प्राप्त होता है, धातुओं की प्राप्ति होती है। बहुत अधिक मात्रा में धातुओं की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण मैग्मा से होता है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर कई सारी धातुएं हैं, जैसे सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, निकिल कोबाल्ट, ऐसे कम से कम बहुत सारी धातुएं हैं। तो ये सब धातुओं जब आग्नेय चट्टानें खोदी जाती हैं तो यहाँ धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ें। अब हम अपना अगला पढ़ते हैं, तीसरा क्या, रूपांतरित। ये कौन से भाषा का शब्द है, कोई बताएगा? लैटिन या ग्रीक? वेरी गुड, ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। जबकि अवसादी और आग्नेय कौन से थे, लैटिन भाषा के शब्द थे। इसको मेटामॉर्फिक भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूपांतरित। ठीक है, तो रूपांतरित क्या है? रूपांतरित चट्टानें या शैलें क्या हैं? जब आग्नेय चट्टानें, मान लो ये आग्नेय चट्टान है, और अवसादी चट्टानें, ये मान लो अवसादी चट्टान है। जब आग्नेय चट्टानें और
अवसादी चट्टानें तापमान और दबाव के कारण अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं, अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं, उसी को हम रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। जैसे चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी आदि, ये सब रूपांतरित के मतलब इसमें क्या है, आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, इस पर तापमान पड़ रहा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश डेली निकल रहा है, वायु द्वारा दबाव डाला जा रहा है, दबाव पड़ रहा है, तापमान और दबाव के कारण धीरे धीरे ये जो है अपना कलर रूप परिवर्तित करने लगती हैं, ठीक है। तो उसी को हम रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। रूपांतरित चट्टान समझ में आया, ठीक है। तो रूपांतरित चट्टान हम इसी को बोलते हैं। अब इसमें हमारा अगला और अंतिम बचा हुआ है शैल चक्र। शैल चक्र क्या है, तो देखो ये मान लो आग्नेय चट्टान है, यह जो है अवसादी चट्टान है और यह जो है रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। यह आग्नेय है, यह अवसादी है, यह रूपांतरित है, ठीक है। यह मान लो ज्वालामुखी क्रिया है, ठीक है। यह मान लो ज्वालामुखी क्रिया है। तो देखो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हमने क्या पढ़ा था, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी के मैग्मा के कारण, ठीक है। और उसके बाद आग्नेय से अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, नदियों, पवनों आदि के द्वारा इसके खंडों को बहा कर ले आने पर अवसाद के रूप में परत दर परत, ठीक है। उसके बाद रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, इनका ताप और दबाव परिवर्तन के कारण, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आप लोगों को। देखो सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, मैग्मा के द्वारा। आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, देखो एक ही समय पे आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानों का भी निर्माण हो रहा है और आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हो रहा है। एक ही समय आग्नेय चट्टान टूट फूट भी रही है और एक ही समय ये अपना रूप भी परिवर्तित कर रही है, ठीक है। क्योंकि तापमान और दबाव के कारण ये टूट फूट भी जाती हैं और अपना रूप भी परिवर्तित कर रही हैं, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण परत दर परत नदियों के द्वारा लाने वाले निक्षेप के कारण हुआ, ठीक है, निक्षेप के कारण हुआ। उसके बाद फिर क्या है, रूपांतरित चट्टान फिर से पृथ्वी के अंदर जाकर के यह ज्वालामुखी क्रिया ये फिर से मैग्मा बन जाती है और फिर से, तो यही चक्र निरंतर चलता रहता है, यही चक्र बार बार होता रहता है कि मैग्मा से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, फिर अवसादी रूपांतरित, फिर ये रूपांतरित चट्टानें मैग्मा बन जाती हैं पृथ्वी के अंदर जाकर। अब ये अंदर कैसे मैग्मा बनती हैं ये हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम अपने अगले चैप्टर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे आगे, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि ये रूपांतरित ये शैलें कहाँ कैसे जाती हैं, ठीक है। अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम इसको पढ़ेंगे। आप फिलहाल यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ये रूपांतरित चट्टानें आगे चलकर फिर से पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं, फिर से मैग्मा का निर्माण होता है, ठीक है। फिर से ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा आती हैं, आग्नेय शैलों का निर्माण करती हैं, आग्नेय से फिर अवसादी या फिर रूपांतरित, फिर यही चक्र बार बार चलता रहता है जिसको हम शैल चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये फिगर अच्छे से याद कर लेना, शैल चक्र यही है, ठीक। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म हुआ, ठीक है। चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया।
कल हम अपने अगले चैप्टर नंबर 3 की ओर पढ़े चलेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करिए, इसको देखते रहिए और पिछले वीडियो को भी जाइए आप देख कर आइए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पिछला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो आप पीछे की भी क्लासेस को देख कर आइए और आगे देखिए, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमने इसको ख़त्म किया और कल अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।